हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 28 अक्टूबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि महिला क्रिकेटरों को भी पुरुषों के समान अब मैच फीस दी जाएगी और ये महिला सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ी पहल मानी जा रही है बीसीसीआई द्वारा। इसमें बीसीसीआई के जो सचिव हैं जय शाह, उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और उन्होंने लैंगिक समानता की ओर बढ़ते हुए एक कदम को सबके हित में बताया है। उन्होंने ये एक ऐतिहासिक निर्णय भी बताया। आपको पता होना चाहिए कि अभी तक जो फीस मिलती थी पुरुष क्रिकेटरों को और महिला क्रिकेटरों को, उसमें काफ़ी अंतर रहता था, लेकिन इसकी शुरुआत करी है न्यूजीलैंड ने सबसे पहले महिला क्रिकेटरों की जो फीस है उसको पुरुषों के समान कर दिया। उसके बाद भारत दूसरा देश बना है जिसने ये कदम उठाया है। तो फीस देख लेते हैं कितनी हो जाएगी अब। पहले एक टेस्ट मैच के लिए जहां 4 लाख रुपए मिलते थे, अब वहीं पर 15 लाख रुपए मिलेंगे। वनडे के लिए पहले 1 लाख रुपए मिलते थे, अब 6 लाख रुपए मिलेंगे। और T20 के लिए पहले 1 लाख रुपए मिलते थे, अब 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये पुरुषों की भी फीस है। और इस दिशा में अगला कदम उठाने जा रहा है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, जो जल्द ही इस पर निर्णय लेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। आंतरिक सुरक्षा पर एकजुट होकर बनाएंगे रणनीति, ये स्टेटमेंट दिया है अमित शाह ने। एक सम्मेलन हो रहा है जो सभी राज्यों के गृह मंत्रियों का सम्मेलन, और ये सम्मेलन हो रहा है हरियाणा के सूरज कुंड में, जहां पर एक विजन 2047 करके संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें जितने भी राज्य हैं वो किस तरीके से आपसी रणनीति बनाकर एक दूसरे का साथ देकर आंतरिक सुरक्षा को लेकर एकजुट हो सकते हैं। चिंतन शिविर में शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह मंत्रियों, उपराज्यपालों, प्रशासकों और मुख्य सचिवों को संबोधित करते हुए जब केंद्रीय गृह मंत्री ने आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार की पिछली 8 वर्ष की उपलब्धियों का ब्यौरा भी पेश किया। उन्होंने कहा कि देश के विकास, स्थिरता और सुशासन के लिए आंतरिक सुरक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण विषय माना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है कि भारत से समग्र संतुलित एफटीए के लिए ब्रिटेन के नए पीएम राजी। देखिए, नए प्रधानमंत्री बनने पर जो ऋषि सुनक हैं उनको बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन के जरिए। तो उस फ़ोन में जो वार्ता हुई उस पर एफटीए को लेकर, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी वार्ता हुई है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक तरीके का टैरिफ होता है। जैसे कि मान लीजिए जब ब्रिटेन और भारत के बीच एफटीए समझौता हो जाएगा तो कई वस्तुओं के आयात और निर्यात में सहूलियतें हो जाएंगी, कई टैक्स में छूट दी जाएगी, पेपर वर्क काफ़ी कम हो जाएगा और बिजनेस बढ़ेगा। कई चीज़ों और कई वस्तुएं भी इसमें ऐड करी जाएंगी। तो एक आप सिंपल भाषा में इसे समझ सकते हैं कि ये एफटीए एक टैरिफ का कार्य करता है। तो उस पर जब ये निर्णय लिया गया तो उसके तुरंत बाद ही ऋषि सुनक ने एक ट्वीट भी किया और ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया कि भारत के साथ हम एफटीए पर शीघ्र ही पूरी वार्ता करेंगे और जल्द ही इस पर निर्णय लेकर एफटीए समझौता किया जाएगा। और शुक्रवार को जो ब्रिटेन के विदेश मंत्री हैं जेम्स क्लेवरली, वो भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। ऋषि सुनक के मंत्रिमंडल में इन्हें जगह दी गई है। लिज ट्रस के मंत्रिमंडल में भी ये विदेश मंत्री थे। उसके बाद इनकी मीटिंग होगी हमारे विदेश मंत्री जयशंकर के साथ, जहां पर एक विजन या रोड मैप तैयार किया जाएगा 2030 तक का, कि भारत और ब्रिटेन 2030 तक कैसे एक दूसरे के साथ कार्य करेंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है वायुसेना के लिए भारत में ही बनेंगे परिवहन विमान। देखिए, भारतीय वायुसेना के लिए टाटा समूह और वैश्विक कंपनी एयरबस संयुक्त साझेदारी के रूप में C295 परिवहन विमानों का निर्माण करेगी। देश में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस इन विमानों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए गुजरात के वडोदरा में फैक्ट्री लगाई जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन फैक्ट्री को 30 अक्टूबर 2022 में यानी कि परसों इसकी आधारशिला रखेंगे। इसमें 56 परिवहन विमानों के लिए वायुसेना के साथ 21,900 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। समझौते को पूरा करने के बाद C-95 विमानों का दुनिया के अन्य देशों में भी निर्यात किया जाएगा। वायुसेना के लिए परिवहन विमानों का स्वदेश में ही निर्माण आत्मनिर्भर भारत का या फिर आप कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया का एक ठोस कदम माना जा सकता है। गुजरात चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वडोदरा में परिवहन विमान निर्माण की इस परियोजना की आधारशिला रखेंगे। कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की मंजूरी के बाद सितंबर 2021 में स्पेन की कंपनी एयरबस से 56 C-295 परिवहन विमानों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट न्यूज है, साक्षरता अभियान में डिजिटल व वित्तीय प्रबंधन का भी मिलेगा ज्ञान। देखिए, आज़ादी का जो ये अमृत काल में नए और विकसित भारत के संकल्प को लेकर तेजी से आगे बढ़ी केंद्र सरकार ने साक्षरता अभियान को भी नई धार दी है। वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। साक्षरता के नाम पर लोगों को सिर्फ शब्द और संख्या का ही ज्ञान नहीं दिया जाएगा, लोगों को उन सभी विषयों का भी ज्ञान दिया जाएगा जो 21वीं सदी में और एक विकसित देश के नागरिक के लिए जरूरी होगा। फिलहाल इसके तहत शब्द और संख्या के अतिरिक्त 13 अन्य विषयों का चयन किया गया है। इसमें डिजिटल, वित्तीय और कानूनी साक्षरता जैसे विषय शामिल हैं। शिक्षा मंत्रालय ने इसकी शुरुआत नव भारत साक्षरता मिशन जैसा नया नाम देकर किया था। अब इसे लेकर एक नया पाठ्यक्रम भी बनाया गया है। इसे 4 चरणों में बांटा गया है। इसकी नई किताबें भी तैयार कर ली गई हैं। यह जल्द ही सभी राज्यों को मुहैया कराई जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज है, हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाने के प्रयास जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के प्रयास जारी हैं। इस दिशा में प्रगति तो हुई है, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। उन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान यह टिप्पणी की है। इस कार्यक्रम में यह घोषणा की गई है कि अगला विश्व हिंदी सम्मेलन अगले साल 15 से 17 फरवरी तक फिजी में आयोजित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगला विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में 15 से 17 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के प्रयास के बारे में पूछे जाने पर एस जयशंकर ने यह स्टेटमेंट दिया है। यह जरूर आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह इंपॉर्टेंट लाइन बन गई है। नेक्स्ट न्यूज है, G20 सम्मेलन में सिविल सोसाइटी का नेतृत्व करेंगी माता अमृतानंदमयी। आध्यात्मिक गुरु माता अमृतमयी देवी, जिन्हें अम्मा भी बोला जाता है, G20 सम्मेलन में सिविल सोसाइटी का नेतृत्व करेंगी। केंद्र सरकार ने उन्हें G20 से जुड़े सिविल 20 का अध्यक्ष नियुक्त किया है। G20 दुनिया की विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत के सिविल 20 की अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका को स्वीकार करते हुए अम्मा ने कहा कि भूख, संघर्ष, पर्यावरण को पहुंचाया जा रहा नुकसान आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, गगनयान मिशन की पहली परीक्षण उड़ान अगले साल फरवरी में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए अगले साल फरवरी में कई परीक्षण उड़ानें शुरू करेगा। इसरो के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के निदेशक आर उमाम हदनेवरन ने भारतीय अंतरिक्ष कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली के डिजाइन को पूरा कर लिया है। अगले साल दिसंबर में मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान से पहले इसरो ने अगले साल 17 अलग अलग परीक्षणों की योजना बनाई है। नेक्स्ट न्यूज है कि 15 नवंबर को चीन सीमा के पास युद्धाभ्यास करेंगे भारत और अमेरिका। चीन की सीमा से लगे उत्तराखंड के औली इलाके में भारत और अमेरिका 15 नवंबर को नियमित युद्धाभ्यास करेंगे। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि इस युद्धाभ्यास की योजना कई महीने पहले बना ली गई थी। इसे अक्टूबर में कराने का फैसला लिया गया है, लेकिन अब यह अगले महीने होगा। युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाओं के बीच आतंकवाद के खिलाफ अभियान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस तरह मई 2020 से जारी सैन्य गतिरोध के चलते भारत और चीन के बीच भी अच्छे संबंध नहीं हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से। अगले वर्ष शुरू हो जाएगी उपग्रह संचार सेवा। देश में उपग्रह संचार सेवा की तैयारी जोरों पर चल रही है। जल्द ही इसकी शुरुआत हो सकेगी और इसकी घोषणा दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। अगले 7 से 8 महीनों में उपग्रह संचार सेवा की शुरुआत की जा सकेगी। अब इसका देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बड़े शहरों की तरह ही दूर दराज के छोटे गांवों में भी गुणवत्ता वाली डिजिटल सेवाएं पहुंच सकेंगी। इसके लिए इंटरनेट के लिए दूरसंचार कंपनियों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। सीधे सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सेवा का प्रसार किया जाएगा और लोग इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। उपग्रह के जरिए फ़ोन पर सीधे इंटरनेट की सुविधा प्राप्त की जा सकेगी। इससे डिजिटल भारत के कार्यक्रम में भी सफलता मिलेगी और डिजिटल इंडिया की तरफ एक और कदम बढ़ेगा। नेक्स्ट है कि महंगाई पर सरकार को जवाब देने के लिए आरबीआई ने बुलाई बैठक। मौद्रिक नीति तय करने के तरीके में बदलाव के बाद पहली बार यह स्थिति आई है कि आरबीआई को सरकार को यह सफाई देनी पड़ी है कि वह लगातार 3 तिमाहियों तक महंगाई की दर को लक्ष्य के नीचे रखने में कैसे असफल रहा। इस मुद्दे पर विमर्श करने के लिए आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति की 3 नवंबर को एक विशेष बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद आरबीआई की तरफ से केंद्र सरकार को बताया जाएगा कि वह क्यों महंगाई दर को लक्ष्य यानी कि 6% से नीचे रखने में असफल रहा है और आगे इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वह क्या कदम उठाने जा रहा है। नेक्स्ट पेज इंटरनेशनल पेज। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल पेज से कि फिर राष्ट्रपति बना तो भारत अमेरिकी संबंधों को और मजबूत करेंगे ट्रंप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है कि वह 2024 का राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो भारत और अमेरिकी संबंधों को और ऊंचाई पर ले जाएंगे। ट्रंप ने यह बात रिपब्लिकन हिंदू कोएलिशन की ओर से फ्लोरिडा स्थित अपने मार ए लागो रिसोर्ट पर आयोजित दीपावली समारोह में कही है। अपने आवास पर 2000 भारतीय अमेरिकियों की सभा में ट्रंप ने कहा कि हिंदुओं, भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि अगर अगला राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो वह रिपब्लिकन हिंदू कोएलिशन के संस्थापक सलभ कुमार को भारत में राजदूत नियुक्त करेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है कि पश्चिमी देशों के खुफिया सैटेलाइट गिरा सकता है रूस। रूस ने पश्चिमी देशों को आगाह किया है कि उसकी मिसाइलें उन सैटेलाइट को मार गिरा सकती हैं जो अंतरिक्ष से रूसी सेना की गतिविधियों की खुफिया गिरी कर रहे हैं और खुफिया जानकारी यूक्रेनी सेना को दे रहे हैं। पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका के कमर्शियल सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूम रहे हैं और पूरी दुनिया की फोटो ले रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के आधारभूत ढांचे पर रूसी प्रहार जारी है। पश्चिमी देशों को रूस की इस चेतावनी से जाहिर तौर पर तनाव और बढ़ गया है। रूस ने अगर सैटेलाइट पर हमला किया तो अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम देश भी जवाबी कदम उठा सकते हैं। इससे रूस और अमेरिका के बीच सीधे टकराव का खतरा पैदा हो जाएगा। रूसी विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी कॉन्टेनरी वर्सोवाना ने कहा कि पश्चिमी देशों के सैटेलाइट युद्ध भड़काने में खतरनाक भूमिका निभा रहे हैं। तो ये आज का यानी 28 अक्टूबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।